नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 में एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का ये पहला क्लास हम लेकर के आ चुके हैं। और पहला क्लास यानी जितने भी क्लासेस चलेंगे सब बिल्कुल एनसीईआरटी होगा। और पहला आपका चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, और इसको हम पूरे डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसी से आपको क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में भी मिलेगा। और इसी क्लास में आपको पढ़ाते समय हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका जनवरी 2024 से जो सीटेट का एग्जाम हुआ तो उसमें इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम आपको क्लास में बताएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अगर एसएसटी में 55 प्लस इसको करना, ध्यान सभी स्टूडेंट सुन लीजिएगा कि आपको एसएसटी में 55 प्लस स्कोर करना है तो आपको 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चन बनेगा, तो एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी PYQ, और ये होना कहाँ से, 2011 से लेकर के जनवरी 2024 जो एग्जाम हुआ इतना क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। एक्सरसाइज आपको इसी से ज़्यादा करनी है और आप देखेंगे कि आप आसानी से जो है आप एसएसटी में आप 55 प्लस स्कोर कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। और हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो एसएसटी में आपका इतिहास का जो है, हिस्ट्री का हमने 2 क्लास ले चुका हूं, और ये आपका ये है जियोग्राफी में आपका ये पहला क्लास है। और इसी तरीके से जो है आपका पॉलिटिकल साइंस बचता है उसका भी इसी तरीके से हम क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो जितने नए स्टूडेंट हैं तो एक बार आप लोग क्लास का जो टाइम है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो क्लास का टाइम रहेगा वो शाम को कितने बजे रहेगा भाई, शाम को 7 बजे आपका रोजाना क्लास चलेगा। ठीक है, शाम को 7 बजे आपका रोजाना क्लास एसएसटी का चलेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और टॉपिक और तरीका वही होगा जो जिससे कि आपके सीटेट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं तैयारी करनी है, आपको इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो जुड़ जाइए क्लास से रोजाना। और एक बार आप सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर जुड़िएगा। और साथ में या फिर आप टेलीग्राम पर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप पहले जुड़ पाएंगे। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना, बाकी क्लासेस रोजाना रहेगा और बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और इसी में से आपको सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या फिर एसएसटी की क्लास में एसएसटी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। और आपको PYQ आपके 2011 से 24 तक का आपको अच्छे से 2-3 बार आपको एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका कि सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो धीरे धीरे में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें आपको दिखाएंगे कि जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था तो इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको इसी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा देखने के लिए, इसलिए आपको कोई नया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार अपने फ्रेंड में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ का है टॉपिक शुरू होता है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, जैसा कि आपने बचपन में देखते आ रहे होंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अंधेरा होता रहता है, रात बढ़ती जाती है, उसी तरीके से इनकी संख्या भी जो है बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधुले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जैसा कि आप आए दिन रोज देखते आ रहे होंगे, या फिर आज रात होती है तो आप देख पाएंगे फिर से एक बार। ठीक है, तो कहता है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण, ध्यान सुनिएगा, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूरी दिखती है उस दिन हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। आगे कहता है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यानी 15 दिन तो अब दिखेगा, 15 दिन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी जिसमें आपको चंद्रमा नहीं दिखता है रात्रि में, वह रात्रि 15 दिन का क्या होती है, वह अमावस्या कहलाती है। ठीक है, और ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं।
आगे कहता है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे आसमान में जितने भी तारे हैं, टिमटिमाते हैं, तो इनको हम दिन में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वह सब क्या होते हैं, उस प्रकाश में क्या हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं और जैसे अंधेरा होता है वो हमें क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन सभी को हम क्या बोलेंगे, खगोलीय पिंड बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश स्वयं की होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य भी हमारा क्या, एक प्रकार का तारा है। जैसे आपसे इस एग्जाम में पूछ सकता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य हमारा क्या, एक प्रकार का तारा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, टॉपिक आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा और इसी में से आपको क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम 2024 यानी जुलाई का जो एग्जाम, इसी में से आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको इसमें से आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। और आपके जनवरी 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी में आपको दिख जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं हाँ हमें एनसीईआरटी कवर करनी है, एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट रहेगा तो हम एसएसटी में एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी से वो इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि पहली बात कि वो एकदम छोटे दिखाई देती है और काफ़ी दूर होने की वजह से उनकी ऊष्मा और प्रकाश को भी हम महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम सूर्य के प्रकाश को और सूर्य को हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक, आगे कहता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम देख सकते हैं, जिसे हम ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी देख सकते हैं कि अगर तारा रहेगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या है वो अलग अलग तरीके से उसमें आपके क्या है, भिन्न भिन्न समूहों द्वारा विविध आकृतियों में आप तारे को देख सकते हैं रात में। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को जो हम देखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। या फिर कहता है कि अर्सा, ये नाम याद रखिएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में अर्सा मेजर या बिग बियर शब्द आ जाए तो आपको समझ लेना है कि वह क्या भाई, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ये ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आपको इस नाम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट में पूछे गए हैं और इस नाम से आपको क्वेश्चन मिलेगा भी। ठीक है, कहता बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है उसमें आपका सप्तऋषि, ये नाम याद रखिएगा, सप्तऋषि है या सप्त सात या ऋषि संत भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है। ठीक है, यानी जैसे कि आप 7 तारे देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको अगर हम मिला ले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्त ऋषि बोलेंगे। तो वही कहा है इसमें कि आप सप्त ऋषि को आसानी से ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो 7 तारों के समूह को हम क्या बोलेंगे, सप्त ऋषि, और ये एक प्रकार का क्या होगा, आपका नक्षत्र मंडल होगा। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी कि नक्षत्र मंडल ये अर्सा मेजर का एक भाग है। ध्यान सुनिएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है, इसी प्रकार एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो कहता है कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो ये आपको ध्यान में नहीं देना है, ये आपके छोटे बच्चों के लिए है क्योंकि एनसीईआरटी बुक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है वो तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, प्राचीन समय में दिशा का जो निर्धारण करते थे रात्रि के समय वो तारों के हिसाब से किया जाता था। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब देख सकते हैं उत्तरी दिशा, आप देख सकते हैं तो उत्तरी दिशा जब आप आगे के सामने के लिए देखेंगे इस तरीके से तो ये क्या हो गया, आपका ध्रुव तारा हो गया। ठीक है, तो यही कहा है कि उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा। इसके बाद कहता है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, वो इधर उधर नहीं होगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। यानी कि सप्तऋषि जो 7 तारों वाला समूह जो है उसके हिसाब से जो है उसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। अब जैसे ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो कहता है कि चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। तो जैसे ये सप्त ऋषियों का आप यहाँ पे सांकेतिक आपके रेखा खींचनी तो यहाँ पर आपके क्या होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव तारा कहलाएगा। और ये एक स्थान पर, ये जो तारा है ये भाई एक स्थान पर ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं, ये देखिए ध्रुव तारा देखिए एक ही स्थान पर आपको क्या है दिखेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ग्रह क्या है कि वह स्वयं में कोई उसमें प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, वह किसी दूसरे तारों से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि उन पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ग्रह अंग्रेजी शब्द में प्लेनेट, अंग्रेजी में इसको हम लोग प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, या घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक प्रकार का क्या है भाई, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जैसा कि आप आए दिन हमेशा देखते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी कि पृथ्वी में आपका पृथ्वी में स्वयं का ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, यह क्या होता है, सूर्य से लेता है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेता है, ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। अगर हम चंद्रमा पर जाकर देखें तो यह आपको चमकीला दिखाई देगा, जिस तरीके से आप चंद्रमा को देखते हैं पृथ्वी से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यूँ कहें तो इस फिगर को ही आप देखिए और इस फिगर से ही आपके सीटेड सीटेड जनवरी 2024 का क्वेश्चन आपका यहीं से बना हुआ था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सौर मंडल में पृथ्वी, ये आपको सीन दिखाया हुआ है। तो देख सकते हैं ये आया भैया आपका सूर्य हो गया। ठीक है, और सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा हो गया आपका, बुध। ये देख सकते हैं सबसे नजदीक वाला ग्रह हो गया बुध, और ये है उसका दूसरा आपका सूर्य से नजदीक वाला ग्रह, दूसरे नंबर का आपका शुक्र हो गया, तीसरे नंबर पर हो गया आपका पृथ्वी और चौथे नंबर पर हो गया आपका मंगल। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसके बाद आपके 5वें नंबर पर आपका आ जाता है जुपिटर यानी बृहस्पति आ जाता है, और 6ठे नंबर पर आपका हो जाता है शनि, और 7वें आपका यूरेनस हो जाता है, और 8वें नंबर पर आपका नेपच्यून हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस फिगर को आप ध्यान समझिएगा कि ये है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, अब ध्यान समझ लीजिए आप सभी कि ये है आपका, अब ये है आपका मंगल ग्रह और ये है आपका बृहस्पति ग्रह। अब इसके बीच में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, इसके बीच में ये देखिएगा, ये है आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो ये क्वेश्चन आपके सेटेड एग्जाम में बन सकता है कि किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, या क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के क्या होता है, बीच में पाया जाता है क्या भाई, आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, या क्षुद्र ग्रह, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे इनकी दूरी की अगर बात करें तो सूर्य से बुध की जो दूरी है वह 58 मिलियन है, यानी कि 58 मिलियन है, और 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है। तो आप गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
बुध की सूर्य से दूरी 58 मिलियन है, जबकि आपका शुक्र का 108 मिलियन है, और पृथ्वी की बात करें तो 150 मिलियन है, और मार्स की यानी कि मंगल की बात करें तो ये 228 मिलियन है, और जुपिटर की बात करें तो ये इससे सूर्य से दूरी है इसका 778 मिलियन है, और जबकि सूर्य से शनि की अगर बात करें तो ये है आपका 1427 मिलियन किलोमीटर है, और इसके बाद आपका यूरेनस की अगर सूर्य से बात करें तो ये आपका 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जबकि सूर्य से आपका नेपच्यून की बात करें तो ये आपका है आपका 4496 यानी 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसमें 1 मिलियन में 10 लाख होता है, गुणा करेंगे तो वो आपका किलोमीटर में आ जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अब ये ध्यान सुनिएगा, अब बात कर लेते हैं इसके परिक्रमण की। तो बुध जो है वह सूर्य के चारों ओर 28 दिन में वह चक्कर का आपका संपन्न कर लेता है, और वह अपने अक्ष पर यानी बुध स्वयं अपने अक्ष पर अपना घूर्णन जो है वह 59 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है। और शुक्र की बात कर लेते हैं तो शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगाता है। ठीक है, लेकिन 365 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन वह 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है, जिससे कि आपका 24 घंटा का समय होता है, जिससे कि दिन और रात दोनों होती है। ठीक है। और इसकी अगर बात कर लेते हो तो ध्यान सुनिएगा कि बुध और शुक्र पर आपके क्या भैया उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी पर एक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल की हम बात कर लेते हैं तो मंगल ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए भी मंगल भी एक ही दिन में अपना एक चक्कर काट लेता है। ठीक है, घूम लेता है। और जबकि मंगल पर 2 ग्रह है, ये याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर 2 उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 2 दिखाया गया है। और आगे बात करते हैं, 5वां है आपका बृहस्पति, 5वें नंबर पर। ये नंबर भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रम आप याद रखिएगा। ठीक कहता है बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में जो है वह 11 साल, ठीक है, 11 दिन का समय यहाँ पर हुआ, 11 साल 11 महीने, लगभग हम कह सकते हैं कि 12 साल का समय लेता है, और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 9 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, लगभग हम कह सकते हैं कि 10 घंटा। और चंद्रमा की संख्या इस पर 53, ये नाम याद रखिएगा। बृहस्पति पे जो चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रह की जो संख्या वो 53 है। जबकि शनि की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो शनि की बात करें तो ये सूर्य के चारों एक परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने का समय लगाता है, और अपने अक्ष को घूमने में इसको सिर्फ 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। जबकि इसमें चंद्रमा की संख्या यूं कहें, इसमें आपके उपग्रह की संख्या इसमें भी कहें तो 53 इसमें भी दिखाया गया है। जबकि आपका 7वां आपका आ जाता है यूरेनस ये आपका सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में ये देख पा रहे होंगे कि 84 साल लगाता है, और अपने अक्ष का घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। और इस पर चंद्रमा की संख्या यूरेनस पर कितनी है, लगभग 27 है। और नेपच्यून जो है वह आपका सूर्य के चारों परिक्रमण करने में 164 साल लगाता है, और अपने अक्ष का घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लेता है। और इस पर चंद्रमा की संख्या कितनी है, 13। ये छोटी छोटी नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहता है आंतरिक ग्रह है वो सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। तो कभी आंतरिक की बात आ जाती है तो आपको ये याद हो जाना है कि आंतरिक ग्रह जो है वो सूर्य के बहुत नजदीक है, और ये चट्टानों से बने होते हैं। और जबकि बाह्य ग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बाह्य ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत दूर है, और तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है, या बने होते हैं। सिंपल सा बात है। ये इसमें से आपके ये ज़्यादातर आपके सीटेट में तो नहीं पूछ सकता, हो सकता है कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ये टेट के एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन मिलता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, तथा इसमें या इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान
7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसा कि हमने आपको एनालिसिस करके समझा दिया है कि किन के पास आपका उपग्रह और किन के पास नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास तो बिल्कुल नहीं है, पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 है, बृहस्पति के पास मैक्सिमम 53 है और शनि के पास भी आपके 53 उपग्रह है, जबकि यूरेनस के पास आपका 27 और नेपच्यून के पास आपका 13 उपग्रह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सौर मंडल। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सौर मंडल। अब जो आपके लिए सीटेट इस बार जनवरी 2024 जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देखिएगा, यही वाला क्वेश्चन आपसे यहीं से बन गया था। क्वेश्चन पूछा था कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, जिसमें कि आपके 4 ऑप्शन मिल गए थे कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह सूर्य से और उपग्रह, ग्रह सूर्य तारा, या सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से। तो ये अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तो ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी आपको कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, और इसी से आपके क्वेश्चन इस बार बने थे, जो हमने आपको विस्तार में बताया। अब यहाँ आप देखिएगा क्या है सौर मंडल। ठीक है, सौर परिवार कहता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। तो हमने आपको बता दिया कि देखिए सौर परिवार में ये देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टी, यानी क्षुद्र ग्रह इसी बीच में, किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो ये भी आपका इसी परिवार में आएगा। ठीक है, सौर परिवार में ये भी आएगा। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और देख सकते हैं इसी में आपका भाई उल्का पिंड भी इसी में है। ठीक है, उल्का पिंड जो है आपका इसी में है। तो इन सभी से मिलकर के क्या है आपका सूर्य परिवार का निर्माण है। ठीक है, सौर परिवार का। ठीक है, या सौर मंडल भी हम कह सकते हैं। तो सौर मंडल में क्या क्या है भाई, ठीक है, तो यहां से हमने आपको बता दिया, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या क्या पता होना चाहिए कि सौर मंडल में क्या है, सूर्य खुद है, 8 उनके ग्रह है, 8 ग्रह, उपग्रह है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड में जैसे आपका क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड इसी में मिलेगा। ठीक है, यह सभी आपका मिल करके जो है आपका निर्माण करते हैं, किसका, सौर मंडल का या सौर परिवार का, जिसका मुखिया क्या होता है भाई, सूर्य होता है। और इसी में आपका सप्तऋषि जो 7 तारों वाला समूह है, इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका इसी में रहेगा। तो यहाँ से पता हो गया कि आपको कि इस बार कैसे क्वेश्चन आपके सीटी में जनवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी में से आपको कोई क्वेश्चन फिर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करनी है। चलिए आगे कहता है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आप किलोमीटर याद रखिएगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बात कर लेते हैं भाई ग्रह के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ग्रह के बारे में आप समझिएगा। ठीक है, इसी में से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। कहता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार आप क्रम में देख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही आपको क्या है, आपका क्या मिलता है भाई, क्षुद्र ग्रह मिलता है। ठीक है, या क्षुद्र ग्रह पट्टी मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले, यानी दोस्तों दीर्घवृत्ताकार करें तो इस तरीके से आपका चक्कर काटते हैं। इस तरीके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। ठीक, तो इस तरीके से पृथ्वी क्या है, आपके ग्रह क्या है, आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं।
शुक्र को पृथ्वी का अब यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, तो ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया। और यहाँ देखिएगा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको? शुक्र को माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का बहन कौन है, तो शुक्र को कहेंगे। ठीक है, इसके दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो का आप नाम सुने होंगे। प्लूटो यानी इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम यम था। ठीक है, ये बहुत छोटा होता था और बहुत सबसे दूर था। ठीक है, तो कहता है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि आपका 2003 में आपका यूबी था, यानी यूबी आपका सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। यानी 2006 में एक बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में एक बैठक हुआ 2016 में, उसमें इस प्लूटो को निकाल ये प्लूटो था, ये आपका 9वां ग्रह था। क्या था? 9वां ग्रह था, लेकिन 2006 में बैठक के बाद इसको निकाल दिया गया और इसको निकाल करके जो है एक बौने ग्रह में डाल दिया गया है। तो 2 बौने ग्रह याद रखिएगा कौन कौन से हैं भाई आपके, एक आपका सीरस है और दूसरा आपका प्लूटो को बौने ग्रह में रखा गया। ये 2 आपके बौने ग्रह में आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो कहता है पृथ्वी के बारे में कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, आकार में यह 5वां है। ठीक है, पृथ्वी जो है यह ग्रहों में आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। ठीक है, और एक क्वेश्चन सीटेट में इस बार जनवरी 2024 के सीटेट एग्जाम में पूछा था कि अपने वातावरण में सबसे अधिक गैसें कौन सी पाई जाती हैं। तो 2-2 का संबंध करके यहाँ पूछा था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आर्गन ऑक्सीजन, इस तरीके से पूछा था, उसमें टिक करना था। ठीक है, इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, पानी से ढकी हुई है, इसीलिए यह क्या है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, इतना कंफर्म आपको पता हो गया। अब एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश की गति जो है वो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और ये देख सकते 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ इसको मीटर पर सेकेंड में भी हम बता सकते हैं कि प्रकाश की गति है। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ कहा है कि एक रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब कहता है चंद्रमा के बारे में लोग देखते हैं, देख सकते हैं चंद्रमा, भाई चंद्रमा को आप देख ही रहे हैं। तो कहता है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक, इसलिए हमें यह चंद्रमा जो है बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे यानी अर्थात पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर क्या है, दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका रॉकेट परीक्षण जो किया गया है, ये देख सकते हैं मानव द्वारा निर्मित आपके उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान सुनिएगा कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार हमारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित उपग्रह।
मानव निर्मित उपग्रह एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको आप देख सकते हैं पृथ्वी से इसको रॉकेट से भेजा गया, फिर धीरे धीरे निकला और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये पृथ्वी की कक्षा में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं और यह हमें क्या करता है, यह अंतरिक्ष की जानकारी हमें देता रहता है। तो कहता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम इसमें दिया गया इनसेट है, IRS है और एड्यूसैट इत्यादि हमारे के भारतीय आपके क्या उपग्रह हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे हम बात करें कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम आसानी से देख पाएंगे। अब चलिए 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, एक क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको जानकारी ले लेना, एक उल्कापिंड के बारे में, ठीक है। तो कहता है क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है क्षुद्र ग्रह जो है यह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए, अलग हो गए और वो क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उल्कापिंड के बारे में। अब ये देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह था आपका, उल्कापिंड देख लीजिए। उल्कापिंड के बारे में कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई पूरा उल्कापिंड जो है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जो हम कह सकते हैं, जो तारा आप देखते हैं कि रात को टूटते हुए तारे को आप लोगों ने देखा होगा, तो जो टूटता हुआ तारा आपको दिखता हुआ क्या है, आपका एक उल्कापिंड होता है। वह जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल से संपर्क होता है, वो वैसे ही क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है और पृथ्वी तक गिरते गिरते क्या हो जाता है, वो जल जाता है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई आकाशीय पिंड गिरा हुआ है तो वह आपका उल्कापिंड ही होता है, जो कि पूरी तरीके से जल नहीं पाता है और आकर के नीचे गिरता है, जो कि पृथ्वी में गड्ढे बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका जो सीन इसमें दिखाया गया है, सभी क्या है आपका, ये है आपका भाई क्या है आपका, ये है आपका आकाश गंगा है, ठीक है। तो उल्कापिंड के बारे में आपको पता हो गया। अब आगे हम बात करें, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, देख सकते हैं ये पट्टी जो आप देखें, इसमें बहुत सारे असंख्य क्या है, इसमें तारे आपके निहित हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये सभी जो चमकदार रास्ते को आपने देखा है, यह लाखों तारों का जो समूह है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पट्टी को ही क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं या मिल्की वे बोलते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। और हमारा सौरमंडल जो है इस आकाश गंगा का एक भाग है। यानी आकाश गंगा बहुत बड़ा है, उसमें एक भाग है हमारा क्या है भाई, सौरमंडल है, छोटा सा एक भाग है। जैसे ये बहुत बड़ा है, अगर मान लें तो यहाँ पर एक देख सकते, इतना में अगर हम बात करें तो इतना ही छोटा में हमारा क्या, एक भाग, ठीक है, एक भाग। ये क्या, इसमें असंख्य आपके क्या होंगे, इसमें असंख्य सौरमंडल निहित होंगे इस आकाश गंगा में। और इसमें एक भाग में हमारा क्या है भाई, एक छोटे से भाग में हमारा क्या है, आपका सौरमंडल है। क्या भाई, सौरमंडल है, ठीक।
और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब ध्यान सुनिएगा कि ध्यान समझिएगा कि ये ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का ना आदि है ना अंत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रह्मांड, देख सकते हैं ब्रह्मांड सबसे बड़ा। ठीक है, और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे आपके क्या है, आपके आकाश गंगा हो गए। ठीक है, बहुत सारे आपके क्या होंगे, आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में निहित होंगे। और इस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में बहुत सारे आपके, इस आकाश गंगा में बहुत सारे आपके क्या होंगे, सौर मंडल निहित होंगे या उपस्थित होंगे। बहुत सारे सौर मंडल आपके उपस्थित होंगे, आप देख सकते हैं। और ये है आपका सौर मंडल, ध्यान सुनिएगा, ये हो गया आपका सौर मंडल। ठीक है, ये हो गया आपका सौर मंडल हो गया। ठीक, और ये आपका बहुत सारे आपके क्या हो गया भैया, ये आपके क्या हो गया, आपके आकाश गंगाएं हो गए। ये बहुत सारे आपके आकाश गंगा हो गए। और ये हो गया आपका ब्रह्मांड, ये जो बड़ा वाला हो गया वो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, और इस सौर मंडल में आप एक सौर मंडल में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फिगर दिख जाए। एक सौर मंडल का सीन हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये है भाई आपका एक सौर मंडल, इसमें आपका सूर्य हो गया, ये 8 ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह इसी में आपके हो गए। ठीक है, आपके क्षुद्र ग्रह इसी में आपके यहाँ पर हो गए। ये सभी को मिल करके जो है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी से मिल करके एक सौर परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, यानी कि इसका ना आदि है ना अंत है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का, क्या आपका, इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इतना ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। और इससे आपके रह जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इससे हो जाते हैं आपके रह जाते हैं क्वेश्चन। तो जब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपका PYQ लेकर के आएंगे तो कंप्लीट कराएंगे, या फिर आपके पास अगर कोई भी चैप्टर वाइज आपका बुक आपके पास है तो उससे आप क्वेश्चन करिएगा, या फिर सीटेट का आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, उसमें आप क्वेश्चन इसको लगाइएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब टॉपिक लेकर के आएंगे तो ये जियोग्राफी में जब हम सेकंड जो टॉपिक लेकर के आएंगे तो दूसरा जो टॉपिक होगा वो दूसरा चैप्टर, ध्यान सुनेगा, दूसरा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे वो आपका क्या होगा, आपका ग्लोब होगा। और ग्लोब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा सीटेट का कोई एग्जाम नहीं गया जो कि इससे ग्लोब से क्वेश्चन ना पूछा हो, और बहुत ही आसान होता। और इस ग्लोब से जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो डरते हैं कि इससे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे ग्लोब से। ठीक है, और ग्लोब इतना चैप्टर इतना सिंपल सा है कि जब हम समझाएंगे तो चीज़ें आपके पास आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ग्लोब से एक टाइम वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में हम लोग अच्छे से आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ग्लोब के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और टाइम जो रहेगा वो क्लास का वो शाम को 7 बजे जो है आपका रोजाना रहेगा। तो क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा रोजाना। और आपका बिल्कुल NCERT रहेगा और सीटेट में यही से क्वेश्चन आएगा। इससे आपको इसी टॉपिक से इसी चैप्टर के बीच से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप जब NCERT कंप्लीट करेंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हाँ सर ने बताया तो क्वेश्चन सचमुच में यहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो चलते चलते एक बार आप सभी क्लास को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं कि बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। और सभी स्टूडेंट जो जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार हैं तो आप चाहते हैं कि सच में सीटेट में आप एक अच्छा स्कोर कर पाए सीटेट सब्जेक्ट में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और SST का हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, तो जो जो आपको टॉपिक देखना है आप साथ में देखते चलेगा, और जो छूटा आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, और बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में सभी टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।